गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कमेंट कर दिया करो। जेआरएफ करना है ना। चलो, आज हम करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी जो हमारे रह गए थे। समझ रहे हो? हमने कितने कर दिए थे बताओ? 5। वेरी गुड, लर्न है। चलो मैं पूछती हूँ, जल्दी से देखो। हमने कल लास्ट में किए थे ना 5 सैलरी के अंदर क्या बताना था आपको कि सैलरी के अंदर मीनिंग ये नहीं है कि आपको कोई सर्वेंट है, कोई सर्वेंट तो सैलरी सर्वेंट को ही मिलेगी, राइट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तभी मिलेगी। तो अगर कोई लेबर को वेज मिल रही है या बहुत बड़ी पोस्ट पर है कोई, उसको सैलरी मिल रही है, तो सेम ही है इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हमने किया था फॉरेन सैलरी एंड पेंशन। इसके अंदर क्या कहा था फॉरेन सैलरी एंड पेंशन में क्या कहा था कि फॉरेन की सैलरी और पेंशन तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर परक्यूजिट या अलाउंसेस मिलते हैं तो वो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को कहा कि आप हमारे ना सेलिंग एजेंट को कहा कि आप हमारी सेल करवा दो, हम आपको इतना कमीशन देंगे, तो वो उसकी टैक्सेबल, वो उसकी पीजीबीपी में आएगी, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट एंड गेन है, बिजनेस है वो उसका, तो वो उसकी सैलरी में नहीं आएगा। तो ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने बात करी थी सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम के बारे में। दोनों के बारे में डिफरेंस देखा था हमने। एग्जाम्पल लिया था, एक टीचर है, जब वो टीच करता है उस टाइम पर तो उसको सैलरी मिल रही होती है, और जब वो उसकी एग्जामिनर में ड्यूटी लगती है, एग्जामिनर मीनिंग जब वो एग्ज़ाम लेता है उस टाइम पर ड्यूटी लगती है, तो उसको बोर्ड से मिल रहा होता है जो भी कुछ, उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं बोलते हैं। तो वो उसकी कौन सी इनकम हुई, वो उसके अदर सोर्सेज में चली जाएगी। उसके बाद या फिर यहाँ पर प्रोफेशनल की बात करें तो मैंने क्या बोल दिया, कौन से वाला बोल दिया मैंने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला में एग्जाम्पल जो देना था। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर एक लॉयर है, ठीक है, वो लॉयर उसका वो प्रोफेशन है, उसकी इनकम जो आएगी वो पीजीबीपी में आएगी। बट वही लॉयर अगर किसी कंपनी में एक मैंने क्या बताया था, लीगल एडवाइज़र की तरह काम करना शुरू कर देता, तो फिर वो क्या होगा बताओ? वो उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी, इसलिए वो सैलरी एड में टैक्सेबल होगी। लास्ट में हमने किया था रिसीट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एन एम्प्लॉय। यस, इसके बारे में क्या बताई थी? इसके अंदर था वही जो मैंने एग्जाम्पल दे दिया ना अभी, प्रोफेशन वाला। उसके अंदर आएगा कि अगर आपको एम्प्लॉयर से अलावा किसी और से आपको रिसीट रिसीव होती है तो वो क्या मानी जाएगी, वो आपकी इनकम सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो आपकी अदर सोर्स में जाएगी, ठीक है। तो आज का हम करें 6 पॉइंट। देखो 6 पॉइंट क्या कह रहा है, पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मीनिंग पता है क्या कह रहा है? आपको पेमेंट रिसीव हो रही है जब आपका एम्प्लॉयर के साथ जो टाइम पीरियड आप स्पेंड कर रहे थे, जब आप एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आपको कुछ रिसीव हो रहा है तो आप खुद सोचो, आपने काम किया, आपने अपनी सर्विस रेंडर की, उसके बदले में ही तो आपको सैलरी मिल रही है, उसके बदले में ही तो आपको रेम्युनरेशन मिल रही है, तो क्या वो टैक्सेबल नहीं होगी? वो टैक्सेबल होगी। जिस प्रीवियस ईयर में आपको सैलरी मिली है, उसके नेक्स्ट ईयर करंट ईयर में वो इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। ये बात पक्की याद कर लो। अब 6 पॉइंट क्लियर हुआ, पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट्स मेड टू एन एम्प्लॉय टू द, ओहो ये क्या लिख दिया, विडो आना था, विडो और लीगल हियर्स, ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ। देखो, अगर विडो को या उसके लीगल हियर्स या उसके बच्चों को अगर कोई भी अमाउंट, लमसम अमाउंट हो या फिर आराम से पेंशन के रूप में ये कैसे भी मिल रही हो, अगर उनके हस्बैंड कोई एक्टिव सर्विस में वहाँ पर एक्सपायर हुए ना, ठीक है, शहीद हुए हैं, तो क्या होगा, उनको जो मिल रहा है, चाहे वो लमसम अमाउंट मिल रही है, चाहे वो हम कह सकते हैं पेंशन के रूप में मिल रही है, तो वो टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उस इनकम को आप कह नहीं सकते हो कि ये टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। तो पेमेंट्स मेड टू एन एम्प्लॉय टू द विडो और लीगल हियर्स, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेंशन।
देखो पेंशन, याद रखना, पेंशन जो रिसीव हो रही है किसी भी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद, तो वो आपकी टैक्सेबल है, ठीक है। तो वो आपकी ऐसे ही ट्रीट की जाएगी जैसे आपको सैलरी मिल रही हो, और वो सैलरी हेड में टैक्सेबल मानी जाएगी। डन, इजी सा था ना पेंशन। नेक्स्ट क्या है आपकी, एप्लीकेशन ऑफ सैलरी वॉलंटरली फॉरगोइंग। नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, देखो हमने सुना था अगर सैलरी ड्यू होती है तो वो टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर सुनो मेरी एक बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, ठीक है, और उस पर्सन ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से वॉलंटरली मैं तुम्हारे कॉलेज में या तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सैलरी नहीं चाहिए उसके बदले में, और वो प्रिंसिपल बन जाता है। वो आपको ऐसे ही, मतलब जैसे अगर आप कोई एम्प्लॉई रखते हैं, आप कोई प्रिंसिपल रखते हैं सैलरी के बेस पर, वो आपको ऐसे ही काम दे रहा है, लेकिन उसका आपके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मैं बदले में सैलरी लूँगा, और आप उसको दे भी नहीं रहे हो, समझ रहे हो, तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो तो ड्यू वाली होगी, वो कभी ना कभी तो लेगा। नहीं, जब उसने कहा ही नहीं, जब वो लेगा ही नहीं, तो इसका मतलब नहीं लेगा। इसीलिए ऐसे केस में सैलरी हेड में नहीं आएगा कि आप अपनी मर्जी से बना के रख लो कि दूसरे स्कूल में क्या चल रही है सैलरी, उसके अकॉर्डिंग टू हम इसकी टैक्सेबल कर दें। नहीं, अगर उसको रिसीव ही नहीं होगी, ड्यू ही नहीं हुई है, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। समझ में आई बात। नेक्स्ट आता है आपका टैक्स फ्री सैलरी। ये क्या कहता है, सबसे इंटरेस्टिंग है ये, पता है क्यों, सुनो। टैक्स फ्री सैलरी मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से सुना करो जब मैं बात बताऊँ, आंख बंद करके। आपकी सैलरी थी मान लो 50,000 रुपीज़, ठीक है, आपकी सैलरी थी, ये ग्रोस सैलरी थी, आपके एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर टैक्स काट कर दे दिया। अब सुनो, हमने सुना है जब टैक्स कट के देते हैं तो इसका मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, डैट मीन्स कि क्योंकि डबल टैक्स हो जाएगा नहीं तो। लेकिन सैलरी हेड का ये रूल है, इन केस आपको नेट सैलरी गिवन होती है, मीनिंग उसके ऊपर टैक्स कटा हुआ होता है, तो आपको वो टैक्स जोड़ना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, फिर आपकी ग्रोस सैलरी लगेगी। उसके बाद आप डिडक्शन दे सकते हो और जो टैक्स पे किया आपके एम्प्लॉयर ने, और फिर बाकी बची हुई अमाउंट पर आप बाद में टैक्स दे देना, लेकिन आपको पहले टैक्स को ऐड बैक करना पड़ेगा और ग्रोस सैलरी निकालनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। 6, 7, 8, 9, 10 10 के 10 पॉइंट क्लियर हो गए। दोबारा से रिवाइज करो, फटाफट बताओ। पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो जो पीरियड था वो बीत जाने के बाद अगर आपको पेमेंट मिली है तो क्या होगा, बताओ क्या क्या होगा। जिस ईयर में वो ड्यू हुई है प्रीवियस में, उससे नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय और टू द विडो और लीगल हियर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक इंडिविजुअल था, ठीक है, वो एक्टिव सर्विस पे डाई हो गया, एक्सपायर हो गया, तो अब इस केस में उसकी जो विडो है और उसके जो लीगल हियर्स हैं उनको कुछ भी रिसीव हो रहा है, उनको लमसम अमाउंट रिसीव हो रही, पेंशन रिसीव हो रही है, वो टैक्स फ्री है, बिल्कुल उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, पेंशन थी, पेंशन पे आपका टैक्स लगेगा क्योंकि ये सैलरी हेड में आएगी। उसके बाद था एप्लीकेशन ऑफ सैलरी वॉलंटरली फॉरगोइंग। यस, मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं किसी जगह पर काम करूँ और वहाँ पर मैं नहीं चाहती कि मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, तो ऐसे केस में अगर मैं कुछ नहीं ले रही हूँ सामने वाले से, तो आप मेरी सैलरी हेड में नहीं कह सकते कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। और लास्ट तो बहुत आसान था, टैक्स फ्री सैलरी मतलब आपको ग्रोस करनी पड़ेगी। अगर आपने टैक्स पहले पे कर रखा, आपने नहीं, आपके एम्प्लॉयर ने पहले टैक्स पे कर रखा है, फिर भी आपको ऐड बैक करके ग्रोस सैलरी निकालनी पड़ेगी। मैंने तो बता दिया, आप नोट डाउन कर लो साथ के साथ, ठीक है। इतना इजी करके समझा रही हूँ फिर भी नोट डाउन नहीं कर रहे। कहाँ पे है आपकी नोटबुक, निकालो फटाफट। वेरी गुड, देखा कितने अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट है डिडक्शन बाय एन एम्प्लॉयर, मीनिंग एम्प्लॉयर के द्वारा आपकी सैलरी में से कोई कंपल्सरी डिडक्शन बाहर निकालनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो एक बात याद रखो ध्यान से,
अगर ऐसा होता है तो आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे ही आप टैक्स पे कर दोगे उसके बाद आपकी कंपल्सरी डिडक्शन को माइनस करेंगे। अगर इन केस आपने पहले माइनस कर दिया तो वही टैक्स फ्री सैलरी वाली बात है, पहले ऐड बैक करोगे, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगाओगे और फिर जाके आपको क्या करना है, कंपल्सरी डिडक्शन को माइनस करना है। क्लियर हो गया 11th पॉइंट? 11th पॉइंट इज रिलेटेड टू डिडक्शन बाय एन एम्प्लॉयर। क्लियर हुआ? शॉर्ट नोट बना लो साथ के साथ, अच्छी बात रहेगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे ये तो बहुत आसान है। अगर आपके एमपी को सैलरी मिलती है, समझ में आई बात, तो वो सैलरी हेड में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हम कहते हैं सैलरी हेड में आएगी और आप कह रहे हो कि सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी सैलरी हेड में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि गवर्नमेंट के बीच में और आपके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन नहीं है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में सर्वेंट और मास्टर का है कि एम्प्लॉयर आपका मास्टर है, मीनिंग आपसे बड़ा है, और आप उसके सर्वेंट हो। देखो अगर नॉर्मल भाषा में देखें, सैलरी मतलब तनख्वाह, हम नौकरी कर रहे हैं, मीनिंग हम किसी के नौकर हैं। लेकिन क्या एमपी के बीच में और हमारे बीच में नौकर वाला रिलेशन होता है? नहीं ना। समझ में आ रही बात? मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो सैलरी हेड में नहीं आएगा। इसलिए उनकी इनकम कहाँ जाएगी, जो इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ अ पार्टनर। आहा, ये क्या है? सैलरी ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग क्या है? देखो पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब वो बिजनेस की बात हो रही है। इसका मतलब उसकी इनकम कहाँ पर आएगी, पीजीबीपी में आएगी, सैलरी में नहीं आएगी। समझ रहे हो? पार्टनर की बात हो रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। ये नहीं है कि एम्प्लॉयर उसका मास्टर है और वो उसका नौकर, नहीं, पार्टनरशिप की बात हो रही है। तो सैलरी ऑफ अ पार्टनर जो है वो उसकी पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगी। नेक्स्ट कह रहा है फैमिली पेंशन। अब फैमिली पेंशन का मतलब क्या है? देखो एक पेंशन के बारे में हमने बात करी कि चाहे 8 पॉइंट हमने बात करा था कि चाहे उसको रिटायरमेंट के बाद मिल रही है, कभी भी मिल रही है, तो पेंशन जो है वो क्या है, हमारी टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में ही। समझ रहे हो? लेकिन ये बात हो रही है फैमिली पेंशन की, और ये पता कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है उन विडो की या लीगल हियर्स की। लेकिन जो हमने पहले बात की थी ना, पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय और टू अ विडो और लीगल हियर्स वाले में, कौन सा पॉइंट था वो? आई थिंक 7th पॉइंट था। उसके अंदर तो क्या था कि वो जो डिजीज मतलब जो उनके हस्बैंड थे, विडो का जो हस्बैंड था वो एक्सपायर हुए थे, वो कब हुए थे? वो उसी सर्विसेज के दौरान हुए थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि वो वैसे ही हो रखे हैं, कोई मतलब ऐसे नॉर्मल भी तो हो जाते हैं ना, तो विडो वगैरह होगी तो उसके पास जो पेंशन आ रही है वो टैक्सेबल है, लेकिन वो सैलरी हेड में नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है। अब नेक्स्ट आता है आपका सैलरी ग्रेड और स्केल ऑफ पे। इसको समझते हैं। देखो किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी में इंक्रीमेंट होती है ना, वो कैसे होती है? कई बार हमारे सामने ग्रेड स्केल, ये पे स्केल दिया होता है, ठीक है। तो मान लीजिए दिया हुआ है कि पहले आपको 2200 रुपये, फिर 100, फिर 3000, फिर 200, फिर 5000, फिर 300, फिर 8000, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। ध्यान से देखो, जब कोई भी एम्प्लॉय लगा तो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी 2200 रुपये, ठीक है, 2200 रुपये। तो जैसे वो 1 अप्रैल को लगा तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उसकी सैलरी 2200 रुपये। फिर नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 100 रुपये से बढ़ गई, मतलब अब कितनी होगी? 2300 होगी। हर साल वो 100 रुपये तक बढ़ती रही जब तक कि वो 3000 रुपये ना हो जाए।
अब आप निकालोगे ना, निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना क्या पहले 2200 से थी, अगले साल 2300 हुई, फिर अगले साल 2400 हुई, अगले साल 2500 हुई, फिर 2600 हुई, 2700 हुई, 2800 हुई, 2900 हुई और 3000। जैसे ही वो 3000 हो गई, नेक्स्ट ईयर 3100 नहीं 200 रुपये बढ़ना शुरू होगी। मतलब कि 3100 नहीं 3200, 3400, ठीक है, 3200, फिर 3400, फिर 3600, 3800, फिर 4400, 4200, 4400, फिर 4600, 4800 और 5000। जैसे ही 5000 हुई 300 बढ़ना शुरू होगी। मतलब 5300, 5600, फिर बताओ आगे 5900, फिर 6200, 6500, फिर 6800, फिर उसके बाद 7100, फिर 7400, फिर 7700 और फिर 8000। डन, समझ में आया? तो कैसे बढ़ती है, जब जैसे स्टार्टिंग में 2200 थी तो 100 बढ़ती रही अप टू 3000 तक, फिर 200 हर साल बढ़ती रही अप टू 5000 तक, फिर 300 हर साल बढ़ती रही अप टू 8000 तक। तो आज आपको समझ में आ गया सैलरी ग्रेड और स्केल ऑफ पे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। वेरी गुड। चलो अब पढ़ते हैं ड्यू डेट ऑफ सैलरी। देखो ड्यू डेट ऑफ सैलरी ये लास्ट 16 टॉपिक है हमारा, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी में। ध्यान से समझो ये क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है, दो केस दे रखे हैं। इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, या तो जो एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का है, या फिर इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ बैंक्स एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़, मतलब जो एम्प्लॉई है वो आपका या तो नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ का है या फिर बैंक का है। समझ में आई बात? तो आपको ड्यू डेट कौन सी लेनी है सैलरी की, ये बात ध्यान में रखो। देखो जिस केस में आपका जो रिलेशन है वो मतलब आपका जो एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट है या फिर सेमी गवर्नमेंट है, उस केस में आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी कि आप पूरे महीने काम कर रहे हो और नेक्स्ट महीने के फर्स्ट डे पर आपको मिल जाएगी। तो ऐसे केस में आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो क्या रहेगा, वो ध्यान से सुनो, वो रहेगा आपका मार्च से लेकर फ़ेब तक का। क्लियर हो गया? मार्च से लेकर फ़ेब तक का पक्का याद करो। अगर पहले महीने आपने पूरा कमाया और अगले महीने की पहली डेट को अगर आपको रिसीव हो रहा तो मार्च से लेकर फ़ेब तक का रहेगा। कमाने के बदले में नुकसान, ऐसा सोच के याद कर लो इस बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसने बोला कि अगर आपका केस है कि एम्प्लॉय आपका बैंक का है या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ का नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ का है, तो आपका क्या रहने वाला है, इसमें क्या होगा, आप मान के चलोगे कि आपको जिस महीने आप कमा रहे हो उसके आखिरी दिन आपको महीने के लास्ट डे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो महीना रहने वाला, आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है वो अप्रैल टू मार्च ही रहने वाला है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर आपका, क्या बोला मैंने, बताओ, अगर आपका पूरे महीने कमाए अगले की फर्स्ट डे तो क्या बोलेंगे उसको? यस बोलो। तो उसमें फाइनेंशियल ईयर क्या रहने वाला है आपका? सो गई, मार्च टू फेब। वेरी गुड। और दूसरे केस में अगर आप महीना कमाने के बाद मतलब पूरे लास्ट में आपको मिल ही जाता तो अप्रैल टू मार्च। वेरी गुड। आई होप आपने यहाँ तक कर लिया होगा और आगे करेंगे फिर हम फर्दर नेक्स्ट, जब भी हमारी वीडियो आएगी नेक्स्ट डे, हर डे मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और इसी तरीके से करते रहो, लगातार लगे रहो, अपने MCQs लगाना मत छोड़ना। ठीक है, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना भी मत छोड़ना, लगे रहो। बहुत अच्छा टाइम अब की बार, दम लगा दो, JRF लेकर रहेंगे। यस, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।